दोस्तों, भारत की भूमि वीरों की भूमि है। यह अनेक वीरों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक गंवा दिए, लेकिन कभी भी अपनी मातृभूमि की मान मर्यादा के लिए घुटने नहीं टेके। दोस्तों, आज हम जिस शासक के बारे में चर्चा करेंगे वो है हेमू, जिसने अपने पराक्रम बल के आधार पर मुगलों को खदेड़कर दिल्ली पर हिंदू वंश की स्थापना की। दोस्तों, आज हम पानीपत के द्वितीय युद्ध पर चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे पहले वीडियो पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में नहीं देखी तो दोस्तों जाकर देखें। दोस्तों, हेमू का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में सन 1501 में अलवर राजस्थान में हुआ। इनके पिता राय पूरनमल थे, जो कि एक पुरोहित थे, जो बाद में मुगलों द्वारा पुरोहितों को परेशान करने के कारण ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आकर नमक का व्यवसाय करने लगते हैं। युवा अवस्था तक आते आते हेमू अपने पिता से व्यापार को बारीकियों से समझ चुका था। जब इस क्षेत्र में आते हैं तो इस क्षेत्र में शेरशाह सूरी का दबदबा था। उसे युद्ध लड़ने के लिए बारूद की आवश्यकता थी, इसलिए पिता के साथ हेमू ने शेरशाह सूरी के साम्राज्य में अनाज और पोटाशियम नाइट्रेट बेचना शुरू कर दिया। जब 1530 में बाबर की मृत्यु होती है और उसका पुत्र हुमायूं 1530 में राजगद्दी पर बैठता है, तो उसके 10 साल बाद 1540 में कन्नौज के पास बिलग्राम का युद्ध होता है। ये युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय और अपनी पराजय देकर हुमायूं मैदान छोड़कर भाग जाता है और 15 वर्षों तक कभी सिंध कभी अफगानिस्तान घुमकड़ों जैसा जीवन व्यतीत करता रहा और ये प्रतीक्षा करता रहा कि कब दिल्ली पर निर्बल शासक बैठे और मैं कब आक्रमण करूं। इस प्रकार 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 1540 में दिल्ली पर सूरवंशों का अधिकार हो जाता है। लेकिन 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतते वक्त हो गई थी। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा इस्लाम शाह राजगद्दी पर बैठा। इस्लाम शाह अपने पिता के शासनकाल से ही हेमू की प्रशासनिक क्षमता और उसकी योग्यता को देखकर, उसके दिमाग को देखकर उसे अपना वित्त संबंधी कार्यों के लिए निजी सलाहकार नियुक्त किया। हेमू ने भी अपनी योग्यता का परिचय दिया और इस्लाम शाह का विश्वासी पत्र बन गया। लेकिन 1554 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है और उसका 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह राजगद्दी पर बैठता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिरोज शाह की हत्या शेरशाह का भतीजा मोहम्मद मुबारिज खान कर देता है और 1554 में आदिल शाह के नाम पर राजगद्दी पर बैठता है। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात आदिल शाह ने हेमू को अपना वजीर बनाया। दोस्तों, आदिल शाह एक शराबी और अयासकी व्यक्ति था। उसने धोखे कपट से राज्य तो हड़प लिया, लेकिन सिंहासन कैसे चलाते हैं उसे ये नहीं पता था। जब उसे राज्य का भार संभाला नहीं गया तो उसने राज्य का भार हेमू के हाथों सौंप दिया। कुछ समय के पश्चात आदिल शाह की हालत गंभीर हो जाती है। आदिल शाह की हालत गंभीर देखते हुए अनेक अफगानियों ने आदिल शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। लेकिन दोस्तों, आदिल शाह के पास भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक वीर योद्धा जिसका नाम हेमू था, उसने अपने पराक्रम के बल पर आदिल शाह के विरुद्ध तलवार उठाने वालों को धूल चटा दी थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आदिल शाह के लिए हेमू ने 22 लड़ाइयाँ जीती। इस प्रकार हेमू का नाम हवा की भांति फैल रहा था। उसके पराक्रम के बल के आधार पर अनेक शासक घुटने टेक दिए थे। इस प्रकार दोस्तों, हेमू ने अपना साम्राज्य का विस्तार बंगाल तक कर लिया था। दूसरी तरफ दोस्तों, 1540 बिलग्राम के युद्ध से पराजित होकर हुमायूं सिंध और अफगानिस्तान भाग गया था। जब उसे 1555 में ये पता चलता है कि
दिल्ली पर सिकंदर शाह अपना शासन चला रहा है, तो उसने 1555 में दिल्ली पर आक्रमण करके सिकंदर शाह को पराजित करके दिल्ली पर फिर से मुगल वंश की स्थापना कर दी तथा दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया तथा उसने अपने पुत्र अकबर को पंजाब का गवर्नर बनाया। लेकिन एक साल बाद 1553 में दिनपोना भवन में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ियों के गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करके बैठा हुआ हेमू को ये पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो दोस्तों हेमू कंफ्यूज हो जाता है। वह सोचता है कि 1540 में बिलग्राम के युद्ध से भागा हुआ हुमायूं अब मरा है। तो दोस्तों हेमू ने पूरे मुगल वंश की जड़ को खत्म करने के लिए बंगाल से अपनी सेना लेकर निकल पड़ता है ग्वालियर, आगरा, हेमू अपनी सेना लेकर ग्वालियर और आगरा की तरफ जैसे ही बढ़ता है तो उस क्षेत्र के शासकों को जब पता चलता है कि हेमू अपनी विशाल सेना लेकर ग्वालियर और आगरा की तरफ बढ़ रहा है, तो दोस्तों हेमू का नाम सुनते ही यहाँ के शासक भाग जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों ग्वालियर और आगरा पर हेमू अपना शासन कर लिया था। जैसे ही हेमू ग्वालियर और आगरा को जीतते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, तो उस समय दिल्ली पर बैरम खान द्वारा नियुक्त तारदी बेग खान अपना मुगल सेना को लेकर डेरा डाला हुआ था। जैसे ही तारदी बेग के जो गुप्तचर थे उसको ये बताते हैं कि हेमू अपनी विशाल सेना लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो दोस्तों तारदी बेग बोला आन दे, मुझे डर नहीं लगता। और जैसे ही हेमू अपनी सेना दिल्ली के अंदर लेकर आ जाता है, तो जैसे ही तारदी बेग खान और हेमू के बीच आमने सामने लड़ाई होती है, तो दोस्तों तारदी बेग खान ऐसे खड़ा था। उसे ये नहीं पता था कि हेमू कितना बलवान है, दिमागी आदमी है, उसने कई लड़ाई जीती है। तो दोस्तों तारदी बेग डर नहीं रहा था। जैसे ही हेमू और तारदी बेग की सेना के बीच आमने सामने युद्ध होता है, तो इस युद्ध में हेमू की सेना तारदी बेग की सेना को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी और तारदी बेग खान अपनी मुगल सेना को हारते हुए देखकर ये देखने लगा कि भाई अब तो हेमू मेरी तरफ बढ़ रहा है मारने के लिए। दोस्तों ये तारदी बेग खान था, ये घोड़े पर सवार होकर पंजाब की ओर चल जाता है। उस समय में पंजाब का गवर्नर अकबर था। खान अकबर के पास में जाकर बैरम खां के तंबू में जाता है। जैसे ही बैरम खां के तंबू में वो बढ़ता है, तो बैरम खां की नज़र तारदी बेग खान के ऊपर पड़ती है। वह कहता है कि तू यहाँ पर, तो दिल्ली पर शासन कौन कर रहा है? तो दोस्तों तारदी बेग बोला कि दिल्ली पर हेमू ने अपना आक्रमण करके वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। यदि हमें अपनी जान बचानी है तो हमें पंजाब को छोड़कर काबुल की तरफ बढ़ जाना चाहिए। जैसे ही ये तारदी बेग ऐसा कहता है, तो बैरम खां अपनी तलवार निकालकर तारदी बेग खान की सर काट देता है। दोस्तों तारदी बेग खान को हराकर हेमू दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। जैसे ही बैरम खान को पता चलता है कि हेमू दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है, तो दोस्तों बैरम खान किसी न किसी तरीके से सम्राट हेमू को गद्दी से हटाना चाहता था। इसलिए 5 नवंबर 56 को पानीपत के मैदान में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच शुरू होता है। इस युद्ध में अकबर छोटा था, नादान बच्चा था, इसलिए अकबर की सेना का नेतृत्व
बैरम खान ने एक मुगल सैनिक कुली खान को सौंप रखा था और बैरम खान पानीपत के मैदान से 8 मील दूर अकबर के संरक्षण में सैनिकों के साथ 8 मील की दूरी और पानीपत के मैदान से दूर खड़ा था। जैसे ही अकबर और हेमू की सेना के बीच सामने युद्ध शुरू होता है तो इस युद्ध में हेमू की सेना मुगलों की सेना को परास्त करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। इस युद्ध में हेमू की जीत शिखर पर थी और जैसे ही मुगल सेना हार रही थी तो जब इसका पता बैरम खां को पता चला कि मुगल सेना हार रही है तो दोस्तों बैरम खां अपने जो तीरक सैनिक थे उनको हेमू की सेना की तरफ आक्रमण करने का संदेश दिया। दोस्तों जैसे ही सैनिक हेमू की सेना की तरफ तीरक बाण फेंकते हैं तो दोस्तों एक तीरक बाण हेमू की आँख पर लग जाती है और हेमू हाथी से नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हेमू के जो सैनिक थे अपने राजा को घायल देखकर हेमू की सेना में भगदड़ मच जाती है और वे इधर उधर भागने लगते हैं। इधर जो मुगल हार रहे थे जैसे ही हेमू की सेना में भगदड़ मचती है तो दोस्तों मुगल सेना हेमू की सेना को परास्त करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और हेमू इस युद्ध में परास्त हो जाता है। इस युद्ध में परास्त होने के पश्चात बैरम खां घायल हुए हेमू को अकबर के सामने पेश करता है और अकबर को हेमू का सिर काटने के लिए कहता है। उस समय अकबर की 12-13 वर्ष की थी, वह बच्चा था, इसलिए अकबर हेमू की नाड़ नहीं काटता। तभी बैरम खां अपनी तलवार निकालता है और अकबर के सामने हेमू की नाड़ काट देता है। इस प्रकार दोस्तों पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू पराजित हो जाता है। इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात दोबारा दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है और अकबर मुगल वंश का तीसरा उत्तराधिकारी बनता है।